विद्यार्थियों, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था, 1958 में, और बाद में 1966 में, 1966 में वासु भट्टाचार्य नाम के जो फिल्म निर्देशक थे उन्होंने फिल्म बनाई थी। राज कपूर उसमें मुख्य हीरो थे और वहीदा रहमान ने उसमें मुख्य हीरोइन की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म काफी फेमस रही। आप देखना चाहे तो यूट्यूब पर उपलब्ध है, देख सकते हैं। फिल्म के गाने बड़े प्रसिद्ध रहे और कहानी जिस प्रकार की प्रेम कहानी और त्रासदी से भरी हुई कहानी है, इसलिए भी इस कहानी का बहुत महत्व है। और कहा जाता है कि जिस समय फिल्म आई थी उसमें सुपर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिल्म कुछ ही वर्षों के बाद वापस सुपर हिट होती चली गई और देखते देखते इस फिल्म का फिल्मी दुनिया में और बाकी तमाम जगहों पर इसको सराहा गया। इसको भारी अच्छे से पुरस्कार भी मिले और इसका एक नाम चलता बढ़ता गया। रेणु का जन्म 1921 में हुआ था और 1977 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास आप जानते ही हैं, मेला आंचल, जिसके कारण हम रेणु को जानते हैं। उनकी और भी बहुत सारी कहानियां हैं। ठुमरी कहानी है, लालपान की बेगम है, और बिहार का जो लोक जीवन है उसको आधार बनाकर एक कहानी लिखी हुई है। लगभग रेणु का जो साहित्य है, रेणु के जो लेखन है, इसलिए रेणु को एक आंचलिक कथाकार के रूप में भी हम जानते हैं कि ग्रामीण बोली भाषा, वहाँ की लय, वहाँ का ताल, उसको किस प्रकार से साहित्यिक अंदाज में पाठकों के सामने प्रस्तुत करना, उस लिहाज से रेणु उन ध्वनियों को पकड़ते हैं, उन आवाजों को पकड़ते हैं, उस लिहाज से उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये तीसरी कसम जो कहानी है बहुत लंबी कहानी है, और इस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कहानी में रेणु किस प्रकार से वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ की ध्वनियाँ, लोक शब्दावलियाँ, लोक गीतावलियाँ, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके कैसे कहानी को जीवंत कर देते हैं और पाठकों को कैसे प्रभावित करते हैं। और रेणु इसलिए भी अद्भुत है कि उनकी कहानियों में जैसे मतलब वो दृश्य इस प्रकार से क्रिएट करते हैं कि जैसे पूरा दृश्य आपके आंखों के सामने दौड़ने लगता है, कहानी को जीवंत कर देते हैं पूरा। और हाशिए की जो तमाम चीजें हैं, जिसको आजकल हम सबाल्टन डिस्कोर्स कहते हैं, उन सारी दृष्टियों के लिहाज से भी। और ये कहानी तो प्रेम कहानी है, और प्रेम की किस प्रकार से त्रासदी में तब्दील हो जाता है ना। जैसे हम लोगों ने शेखर जोशी की जो कहानी पढ़ी थी ना, महुआ गटवारिन, तो वो भी एक त्रासदी वाली ही कहानी है। उसका प्रकाशन भी लगभग यही है जो इस कहानी का 1958 का जो वर्ष है। तो कहीं ना कहीं वो एक दौर भी था समाज का कि जिसमें बहुत सारी नैतिकताएं थी और तमाम लोग संसाधनों और टेक्नोलॉजिकल इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाता था। और उससे जैसे लड़का कई शहर कुछ काम से निकल गया तो पता चला 4 साल के बाद गया और कोई संपर्क का कोई साधन नहीं है, चिट्ठी पहुंच नहीं पाई और पता चला लड़की की शादी हो गई है। तो उससे भी बहुत सारी कहानियां त्रासदी में तब्दील होती चली गई। आज के जमाने में इतने सारे संसाधन है, इतने सारा टेक्निकल डेवलपमेंट है और समाज भी बहुत कहते हैं बहुत सारी रूढ़ियों और बहुत सारी नैतिकताओं से बाहर आ चुका है, तो उसका भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो हम देखते हैं, कहानी को मैं पढ़ता हूं। कहानी बहुत ही खूबसूरत है। कहानी का नायक हीरामन और नायिका हीराबाई है और बहुत सारे पात्र बीच में आते रहते हैं। हीरामन गाड़ी वाहन की पीठ में गुदगुदी लगती है। आपको पता है ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है, उसमें भी नायक को गुदगुदी होती है बार बार इधर पीछे पीठ में, और उस नायक को जब गुदगुदी होती है तो वह भी अपने प्रेम की उस अनुभूति को कहीं न कहीं महसूस करने लगता है। तो यहाँ हीरामन को भी गुदगुदी होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, वो तीसरा उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा, और एक और कौन सा है तीसरा जो चौथा जो उपन्यास जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसी का नायक है।
पोथी क्या नाम है कुछ, वो नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं याद आएगा तो बता दूंगा। कहानी पढ़ रहा हूं मैं। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है, हीरामन बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोरबाजी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। पीठ में उसको गुदगुदी हो रही है। कंट्रोल का जमाना हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को। एक बार 4 केप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचाने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। फारबिसगंज उस जगह का नाम है जहां की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उसके बैलों की बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार। सीमा के इस पार तराई में महाजन का मुनीम उसी गाड़ी की गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ खचाखच रुक गई। और प्रेमचंद की कहानी भी याद कीजिए आप, नमक का दारोगा। उसमें भी उस गाड़ी वाहन को कहानी का नायक रोकता है ऐसे ही, और उसमें जो बैठा हुआ सेठ है उसकी हवा टाइट हो जाती है। हीरामन ने पहले ही कहा था, ये 20 विशा वेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा 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 हा। मुनीम जी ही है ये साला गाड़ीवान। मुंह क्या देखता है, कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाय की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को, यह साला यहाँ पर छिपा हुआ है। बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में। कोई पुराना झगड़ा भी हो सकता है, कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले। भला 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। उस जमाने का 4,000 बोल रहा कि इतना पैसा दे रहा पुलिस वाले को, फिर भी गाड़ी नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ और माजरा है। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने। 5,000 फिर खोंचा। उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर जाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल। क्योंकि गाड़ी तो उसकी थी ना भाई। तो उसने कहा कि अगर पकड़ गया तो बेटा इस बार तो जेल जाना पड़ेगा, बहुत भारी हो जाएगा मामला। न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे भैया, और भोजी को वह मुंह दिखा नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही को धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल हुकी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3-4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकरी लगाकर बैलों के कंधों को बेला किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। और वो वहां से बैलों को लेकर के भाग जाता है। तो उस जमाने में तो वाहन ढोने के लिए और संसाधन नहीं थे ना, तो बैलगाड़ी से ही सब कुछ चलता था। तो किस प्रकार से उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अब किसान था, वो मजदूर आदमी था, उसको ज्यादा कुछ बुझाता भी नहीं था। तो उसने कहा कि साला या तो लफड़ा हो जाएगा और बहुत भारी समस्या हो जाएगी, इससे बढ़िया है कि गाड़ियां तो हम और भी लेते रहेंगे, बैल लेके भागो यहाँ से। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। 10 साद कर तीनों प्राणी ने झाड़ी को पार किया। बेखटक
बेआहट फिर एक दो तीन लो दोले दुल की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। रात सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूंछ उठाकर पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी की थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूंथे थे उसने। 2 कस्में खाई उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस, है ना। अब अभी तक 2 कस्में खा लेता है, लेकिन कहानी के अंत में वो तीसरी कसम खाएगा। उसी पर हम बातचीत करेंगे कि चोरी का माल नहीं लादना और बांस कभी गाड़ी में लेकर के मैं नहीं जाऊंगा। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता, चोरी चमारी की चीज तो नहीं है, और बांस बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे ही गाड़ी देखें, बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अंगुआ निकला रहता और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरेहिया शहर वाली बात। 30 पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टकरा हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खहेरिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। खहेरिया किसी शहर का नाम है। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी पर जोता। आधीदारी मतलब भाड़े पर लेके आया, उसके पास वो गाड़ी चोरी में छूट गई थी ना भाई, तो अब धीरे धीरे पैसा जमा करके वापस गाड़ी लेना था, तो उसने जुगाड़ बैठाया किस प्रकार से कि अब कहाँ से चलेंगे, सिर्फ फारबिसगंज से सिर्फ मोरंग तक ही हम काम करेंगे। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का हिस्सा। गाड़ी वानी करो मुफ्त, आधीदारी की कमाई से बैलों के पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई, वापस नई गाड़ी बनवा लेता है पैसा जुगाड़ करके धीरे धीरे करके। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाग का। पिछले साल इसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान हाजिर राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। रस्सी तोड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघ को देख चुके हो, फिर पीठ पर तो मैं हूँ। अब मतलब बैलों को समझा रहा है, अपने जानवर भी कितना समझदार होता है देखिए, कि उसको समझा रहा है कि तुम, वो तो शेर तो उस जाली में बंद है, तुम तो मोरंग के जंगल में जीता जागता शेर देख चुके हो, अब डरना क्या है तुम्हें। बस अगर इस बार साथ दे दिया तो अगली बार तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मतलब उससे जैसे समझे कि उसके इतने आत्मीय हो जाते हैं। और हीरामन का वैसे भी था कौन, शादीशुदा तो था नहीं वो, भाई और भोजी थी बस, और बाकी तो फक्कड़ और फकीर आदमी था वो। गाड़ी वालों के दल में तालियां फटाफट उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने, हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में छूट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल के जूतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2-3 तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नक बंधन लगाए बिना बगाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। अब वो जो भाग होता है उसकी वो कुछ गंध बदबू सी आती रहती है ना, तो उसने अपना नाक बांध लिया उसने। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है।
पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है, ऐसा करके झाड़ लेता है वो। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुधात 4 बिस्कुट और रास्ते पर बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। बोला कि देवी का आशीर्वाद है भाई, सब काम ठीक ठाक चल रहा है अब। और इस बार ये जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह मह कर रही है। वो कह रहा है कि जब से इसको बैठा है गाड़ी में बड़ी खुशबू सी आ रही है। किसको लेके जा रहा है? हीराबाई को लेके जा रहा है, जो कि नौटंकी वाली है। कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढ में गाड़ी का दाहिना भैया बेमौके हिचकोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सी सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुलाती से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। फिर अंदर से कौन बोलता है? हीराबाई बोलती, मारो मत, बैल को मारना नहीं है। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। फेनू गिलासी क्या होता है? गिलास में जब आप दूध ऐसे डालते हैं ना, ऐसे करके, तो डाल के देखिएगा, आवाज आएगी उससे, शर शर की। तो कह रहा है कि उसकी आवाज उसी तरह की है। या जैसे हम भैंसों का दूध निकालते, गायों का ना, तो जब बाल्टी में जब दूध निकालते ऐसे करके, तो जो आवाज आती है ना बाल्टी में शर शर करके, उसी से उसने रेणु ने उसकी तुलना की कि उसकी आवाज कैसी है, फेनू गिलासी आवाज है उसकी। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लेला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लेला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की, तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल तो नहीं है? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी याद आ गई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। अब वो चुपचाप अंधेरे में बैठ जाती है ना गाड़ी में आकर के, तो उसको क्या पता नहीं चलता है क्या है। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस करने लगती है उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़ मुड़ कर टप्पर में एक नजर डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अतजुग अतजुग लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिनी शाकिनी तो नहीं है। अब रात का समय गाड़ी लेके जा रहा है, वो तो कह रहा है कि डाकिनी शाकिनी तो नहीं है, क्योंकि उसने तो उसको देखा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनी भी उसने। वो भी अंदर से ही बोलती है ना कि मारो मत। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। अब वो रात का समय था, तो चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है, हीराबाई के यानी वहीदा रहमान के। तो देखता है, अरे ये तो परी है, कितनी खूबसूरत महिला है, जैसे उसने जीवन में कभी इतनी खूबसूरत औरत देखी ही नहीं। एकदम उसका दिमाग घूम गया पूरा। अरे ये क्या है? परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिकरी वह जीप की तालू से सटा कर टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? क्या पूछती हो कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? हुबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम नाम मेरा हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं
मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बेलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बेल को दुलाती की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो। जल्दी क्या है? नायिका बोल रही कि जल्दी क्या है? फिर हीरामन उसको समझा रहा है कि मर्द और औरत के नाम में बहुत फर्क होता है। तो वो कहती क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता है। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कह कर गप करे हीराबाई से, तो है कहे या अहाँ। उसकी भाषा में तो बड़े को अहाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। वो कहा क्योंकि गांव का आदमी है ना, तो कह रहा है कि अपनी जो मातृभाषा है उसी में तो आप गप कर सकते हैं ज्यादा अच्छी तरह से ना। बोला कि ठीक है, शहर की वाली हम कुछ बोल सकते हैं, हम आती भी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमें दिल खोल कर बात करना है तो हमें वो गप तो हमें हमारी गांव की बोली में ही करनी पड़ेगी भाई। इससे तो काम चलेगा नहीं। और जब इससे काम नहीं चलेगा तो कहता है कि ये सब थोड़ी चलने वाला है, और कह रहा है कि अगर गप करना है तो फिर गांव की बोली में ही करनी होगी। कचराही बोली कहता है इसको, हिंदी को, खड़ी बोली को। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हिम्मत। कार्तिक का महीना है, वही जो ठंड का, हल्का का ठंड की महीना है ना, कुहासा भर गया है। हीरामन को पुरानी चिढ़ है, बहुत बार वह सड़क भूल कर भटक चुका है। पहले भी वो रास्ता भूल जाता है ना, उसमें रास्ता दिखता नहीं उसको। किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान और पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरामन ने आंख की कनकियों से देखा उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही। बोला, बेल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। अब समझ गई वो हीराबाई ना कि वह सच में अच्छा आदमी है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवा दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। कोने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरदा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पड़ी दे सकता है। वो कह रहा है कि मतलब उसकी जो होता है ना कि शारदा कानून आ गया था ना कि बाल विवाह नहीं करना है, तो कह रहा है कि कोई कानून वानून कोई मानता नहीं, और बचपन मेरी चाइल्ड मैरिज करवाना चाहती है वापस, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। और मेरी तो शादी एक बार हो चुकी है ना, दूसरी बार शादी करने के लिए ऐसी महिला चाहिए जो भी शादीशुदा हो, उसके या उसका भी पति मर गया, कोई ऐसी बात की समस्या हो। डायरेक्ट जो बिल्कुल ब्याही हुई लड़की नहीं, उसको अगर कोई मुझे देगा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी उम्र भी ज्यादा है। तो सारी समस्या है, तो फिर बहुत उसमें एक अड़चन सी आ रही है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है, सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन भला है मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए। हीरामन गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता। हीरामन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये काम करना, गाड़ी वाहन करना, यानी कि गाड़ी पर माल ढोना है, जो गाड़ी के माध्यम से अपना रोजगार चलाना, इस काम को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। हीरामन ने हीराबाई के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बेल भड़क उठे। तो बोला कानपुर, तो उसको हंसी आ गई, कानपुर भी नाम होता है क्या? हीरामन हंसते हंसते सर नीचा कर लेता है।
हंसी बंद होने पर उसने कहा, वारे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दूरा हो गया। वारे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नक देखकर सिहर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वो बाई जी नहीं समझता। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी। बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बेलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था। बड़ी बेटी ने, हीरामन होशियार है, कुआंसा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कातिल कार्तिक की सुबह की धूप आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेग तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। रास्ते में नदी आती है, कजरी नदी, उसके पास कोई शहर का नाम है गांव का, तेगछिया। बोला कि वहाँ गाड़ी लगा देंगे, वहाँ थोड़ा आराम कर लीजिएगा, फिर वापस हम वहां से चल देंगे। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बेलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूटा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी नेहर या ससुराल जाती हुई लड़की है ना, या तो कुछ ससुराल जा रही है या फिर अपने पीहर जा रही है। उस लड़की को लेके जा रहा सवारी में, इसलिए वो बताता नहीं कि उसके अंदर कौन है, किसी को बताना भी नहीं चाहता है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? उसका गांव का नाम अपने हिसाब से कुछ अलग ही नाम बता देता है वो। क्या नाम बताता है? छतापुर पचीरा। कहाँ हो? यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती ही रहती है उसे। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दियासलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कोड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की बात। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया, 2 पेड़, जटामासी बड़ है और एक। उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते हैं सभी लोग। अब देखिए कितनी चीजें बता रहा है वो। तेगछिया गांव का नाम बता रहा है, फिर बोल रहा कोई फूल है जिसको खमीरा के साथ लोग तंबाकू में डालकर पीते हैं। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहां कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी बीड़ी सुलगाते हुए के पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? बीड़ी पीता है ना वैसे करके, तो बोलता आपको गंध तो नहीं लगेगी? नहीं। नामलगर ड्योढ़ी। किस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का तियाद गोतिया है, जारे जमाना। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप से पर्दे को तिरछा खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति। कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, नामलगर ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया। ऐसे करके बैठ जाती है ना, पूछती है फिर उसको, कौन सा जमाने की बात कर रहे हो तुम, मुझे बताओ। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया? बड़ी हेप वाली कहानी है, सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? मतलब बोला कि इंद्रासन स्वर्ग से धरती पर आ रहा तो उसका प्रकाश तेज कितना होगा, तो धरती नहीं संभाल पाएगी ना। इतना मतलब कहानी सुना रहा है पूरा वो, और कह रहा है कि क्या राज का था और क्या उसके जमाने थे और क्या समय था। मैंने भी कहानी सुनी थी, लेकिन किस प्रकार से वो बर्बाद हो गया या वो कैसे तबाह हो गया। कोई सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर
किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलेन में लाट साहब मैं लाटनी की हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लाटनी ने सूरजमुखी तेज देखने बोल उठी, ए मेन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डेम फेम लेट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हंसती है तो मस्त लगती है, क्योंकि हीराबाई बहुत खूबसूरत थी ना, तो उसकी खूबसूरती या उसको प्रसन्न भी जाने अनजाने वो करना ही चाहता है। तो कहते हैं कि हंसते समय उसकी देह बहुत दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको? क्या बोलता है, कथा सुनने का बहुत शौक है आपको? आप फिल्म देखेंगे ना, राज कपूर ऐसे एक्टिंग करता है उसके अंदर, बड़ा अच्छा एक्टिंग किया राज कपूर जी ने। लेकिन काला आदमी क्या राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा आला काला आदमी। साहब के जैसे अकील कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते हो तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर कुलदेव की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देख कर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। हम धन धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, यानी सरस्वती रह गई। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बेलों को ललकार कर विदेशिया नाच का बंद गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अर्जी करण भरनी, और अपना गाना गाने लग जाता है वो। 27-28 उस ऊपर 30 जैसा माल वैसा भाव। जवाब बनिया ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रोहता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचेरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था, यानी कि टाइम हो गया 8-10 बज गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकर ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर क्रिकरियाने लगा था ना। जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ा कर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भांपू भांपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बेरी हो गई हमारे सजनवा, अरे चिट्ठियां हुए तो सब कोई बाँचे, चिट्ठियां हो तो करमवा होए करमवा। और गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनवा नटवा का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था, है ना। मैं कहा ना कि इस प्रकार की गांव में रीति रिवाज थे कि आप इस तरह की चीजें नहीं देखे, अच्छा नहीं माना जाता था उस जमाने में। तो कह रहा कि ये सब देखने के लिए मुझे न जाने भाई और भाभी की कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे। आज हीरामन पर माँ सरस्वती का सहाय, यानी सरस्वती यानी सब माँ सरस्वती ज्ञान की देवी की बात कर रहा है वो।
लगता है, हीराबाई बोली। वाह, कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगचिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है। हीरामन पर तेगचिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की। हीराबाई से साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकरी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला। कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूरी में थसथसा कर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठकर खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है। हीराबाई को उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया। कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगचिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। देखिए, यहाँ इस तेगचिया नाम के जगह पर आकर के जो नदी बहती है यहाँ पर कजरी नदी, वहाँ वो दिन का विश्राम करता है। सोचता है कि पानी भी है, थोड़ा नहा भी लेंगे, ये भी नहा लेगी, हम भी नहा लेंगे और नाश्ता पानी कर लेंगे कुछ, और जब थोड़ी शाम हो जाएगी तो यहाँ से निकल जाएंगे। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धोआइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धक धक उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। उसे लगा कोई परी है इसकी, तो इनके पाँव टेढ़े होंगे इसके। उसने जैसे लग रहा है कि इस प्रकार की औरत पहली बार देखी है ना, तो उसके मन में बहुत सारी रहस्यमय चीजें चल रही है। तो उसे लग रहा है कि ये कोई परी है। तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा कर धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की शायद कुमारी है। उसको लगा कि ये तो कुमारी है अभी तक। हीरामन टिक की गाड़ी पर बैठा गया। उसने टप्पर में जाकर देखा। एक बार इधर देखा। देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिला पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वो उठा। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों है? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी पर पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना जफरी झोली में सहजी हुई गंजी निकाली। गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथों में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। बैल भी जानते हैं उसको ना भाई, एकदम समझे कि एकदम पूरा मित्रत्व, मतलब फ्रेंडली व्यवहार हो गया उनके साथ में। उसके अपने ही है तो उसकी शायद भाषा भी समझने लग गए हो। नहा धोकर जब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। क्या बोला? 2 मुट्ठी जलपान लेके आया हूँ, जलपान कर लीजिए, लंच कर लीजिए भाई, लंच का टाइम हो गया है। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही बहुत नामी है। वो पता है कि यहाँ का ये गांव है ना, इस गांव का दही बहुत फेमस है। चाह तो फारबिसगंज चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। चाय नहीं, चाय के बारे में बोला। बोला चाय तो वहीं जाके मिलेगी हमको। हीरामन की देह की गुदगुदियां मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर
दिया। इस धन है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की और जाने वाली गाड़ियां तेगचिया के पास रुकी है। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन बड़बड़ा कर उठा। टप्पर के अंदर जाकर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है। रोगी देखने जा रही है। पास ही कुड़गाम। हीराबाई छतापुर पचेरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसने हंसकर पूछा, प्रतापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट के बल पड़ गए हीरामन के। प्रतापुर छपीरा? हाँ हाँ, वे लोग छतापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कैसे कहता ही करने लगता अभी। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगचिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर क्या गाना गाने लगते हैं बच्चे कि लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। हीरामन हंसा। दुल्हनिया? लाली लाली डोलिया। दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में मुंह पहुंचती है और दुल्हिया तेगचिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती देर गुड़ का लड्डू लेती आई है। लाख बारिश तेरा दुल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से जाकर देख रही औरतें, मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है और कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया है। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी, नहीं घोड़ा, नहीं गाड़ी, वहां तो पैदल ही जाना है रे। बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, आप सुनिए इस गाने को। गाना उपलब्ध है यूट्यूब में। हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वो खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा? हाँ हो। हीराबाई ने गर्दन हिलाई। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर बैलों को हाँकता रहा चुपचाप। फिर बोला, गीत जरूरी सुनिएगा, आप मानिएगा नहीं। इस इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? क्या बोलता है? बोला, आपको गांव का गीत सुनने का बहुत शौक है। बोला कि तब लिख छोड़नी पड़ेगी। चालू रास्ते में कैसे कोई गीत गा सकता है कोई। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लेक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब थोड़ा दूसरे रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि दूसरे गाड़ी वाले भी आते हैं, डिस्टर्ब होता है ना फिर। इसलिए एकदम फ्री होकर के, समझे कि जैसे होता है ना कि प्रेमी प्रेमिका अपने अकेली दुनिया में जा रहे हैं, वैसे ही ये दोनों एक साथ जाना चाहते हैं। और हीरामन और हीराबाई का रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया है। देखिए इस छोटी सी यात्रा में चालू टिक पर को काटते देख हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो? गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेली कहाँ? इधर। हीरामन ने हवा में दुलाती घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की? वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की बड़ी बुरी आदत है, राह चलते एक सौ जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती बुच्च सब। अब यहाँ उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि इस देश के लोग बड़े अजब ही हैं। हर किसी को हर कुछ पूछते रहते हैं, भाई तुमको जाना है जहाँ जाओ ना, दूसरा कहाँ जा रहा नहीं जा रहा तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। देहाती बुच्च बोलता है कि साला किसी काम के नहीं है, बिल्कुल गावड़े के लोग हैं, मूर्खाधिराज है। ऐसा करके वो अपनी बात कहता है। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। पहले तेज चल रहे थे ना, अब स्लो स्लो चल रहे हो। हीराबाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सुनी है। हीरामन
उसकी आंखों की बोली समझता है, घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। उसको दिलासा दिला रहा है कि रास्ता भी अच्छा है और हम फारबिसगंज जहाँ आपका मेला लगने वाला है वहाँ पहुंच जाएंगे। और राह इस गांव का नाम बोल रहा है, राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती मन में। हीरामन ने पहले जी भरकर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ गठवारिन, अब देखिए महुआ गठवारिन की प्रेम कहानी सुना रहा है। मैंने कहा नहीं, कहानी के भीतर कहानी चल रही है। फिर महुआ गठवारिन की जो प्रेम कहानी वो भी एक त्रासद प्रेम कहानी ही है, क्योंकि जिन लोगों की स्थितियां खराब होती, जिनके साथ जीवन में कोई खड़ा नहीं होता है, कैसे उनकी जिंदगी और उनकी प्रेम कहानी हर कोई त्रासदी या ट्रेजेडी में बदल जाती है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और महुआ गठवारिन की कहानी सुनाता है वो बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ गठवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह फैसला हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती, आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनी है आज भी परमार नदी में महुआ गठवारिन के कई पुराने घाट है। कौन सी दूसरी नदी आ गई? परमार नदी की बात बोल रहा। कौन सी नदी है? परमार नदी। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो गठवारिन, लेकिन सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी थी, बहुत बड़ी नजर चालक। रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वालों से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे गुट्टा भर हेलमेल महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन धीरे धीरे गुनगुनाता, गला साफ किया। हो सावन भादा उमड़ रिया नदिया में, किए गयो गाना गा रहा पूरा। सावन भादों की उमड़ती हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारीक मारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पार कर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बजर की माड़ी बंद कर ली। आसमान में मेह बड़बड़ा उठे और हर हरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती। अपनी महुआ बेटी को, गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वो अकेली मर गई? जी भरकर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर कोहनी गड़ा कर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोती हुई सूरत कैसे भोली लगती है। हीरामन ने गले में कंपकपी पैदा कर दी। फिर गाना गाता है वो। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती है? हीराबाई बोली, समझती हूँ। उकटन माने उकटन जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होगा? ओए, सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था। महुआ का बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरफ उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। अब देखिए महुआ गठवारिन की कहानी सुना रही है उसको, सुना रहा है उसको कि कैसे महुआ की माँ मर जाती है और उसकी सौतेली माँ उसे कैसे बेच देती है और तब उसके जीवन में कितना दुख और पीड़ा आती है। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। उधर महुआ भी छपाक से कूदकर पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल गठवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में, सफरी मछली जैसी
सरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह, महुआ गठवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं और वो थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, उसकी थकन दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ती हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से कब सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू मिलाकर बेलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थस-थसा जाते हैं। लगता है सोमन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीराबाई के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो बेटा। इस अब उसकी और प्रशंसा करती, कहती तुम तो बड़े बारीक कलाकार हो भाई, उस्ताद हो कि उस्ताद हो। उसका और मन खिल उठता है, खुश हो जाता है वो कि क्या बात है, क्या प्रशंसा की है मेरी इसने। हीराबाई उसकी जब प्रशंसा कर देती है ना, तो फूला नहीं समाता है हीरामन, और उसकी खुशी का कोई और छोर नहीं रहता है। आसीन कार्तिक का सूरज 2 दिन रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोल कर और कलेजा बांध कर चलो। ए चीची बढ़ के बे बेयन ले है से निकल चलने वाला बोला कि एकदम तुम्हें दिल खोल के चलना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा तुम्हारा। ननकपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों की बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात दिया था। हाँ वह कदम निकालो, ले ननकपुर से फरबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और, मतलब बैलों का वो उत्साह बढ़ा रहा है। ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह, सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जाना। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन को किसी ने बोल दिया कि कुंवारा आदमी चाय नहीं पीता है, तो बोलता है मैं तो चाय नहीं पीता क्योंकि मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, कुंवारा आदमी हूँ ना, अनमेरिड पर्सन। हीरामन लजा गया, क्या बोले वह, लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया, बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननकपुर हाट पर ही दिया बत्ती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। बाहर बखेड़ा, आप मुझे गुरुजी मत समझिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु है और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। वो कह रही शास्त्रों का उदाहरण देती है उसको, तो बोलती है कि आप शास्त्र पुराण भी जानती है, इस शास्त्र पुराण भी जानती है, मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंस हंस कर गुदगुदाने लगी, सावन भादवारे। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन हुबहू महुआ गठवारिन। अब उसे हीरामन के भीतर, हीराबाई के भीतर वो महुआ गठवारिन नजर आने लगी।
गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी अंगुलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर ऊंची तो हीरा की ढीली अंगुलियां फिर तन गई। सामने फरबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। बोला कि हमेशा आता रहता हूँ यहाँ पे, तो मेरे घर द्वार की तरह है। न जाने कितनी बार वो फारबिसगंज आया है, मेले की लदनी लादी किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गोने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रोहता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात पर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले से, किस चीज की लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोज कर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुनीराम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप से झांक कर भड़का मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप करा दिया। फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी, ई कंपनी नहीं। अब चार। हीरामन चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ चटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा, कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, लो तुम खाओ। क्या है पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ी वाहन है, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप से करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, चार आदमी के भात में दो आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे। हम लोग एक ही गांव के हैं। गांव गिरामीन के रहते, होटल और हलवाई क्या खाएगा हीरामन? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टिप दिया। बेसी बचर बचर मत बको, ताकि तुम गांव का आदमी साले बचर बचर बात मत कर, चुपचाप रहे। गाड़ी से चार रस्सी दूर जाते जाते धुनीराम ने अपने कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। इस तुम भी खूब हो हीरामन, उस साल कंपनी का बाग, इस साल कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, ये हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं है। लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, 30 पर कंपनी की है। उसको समझा रहा, ज्ञान दे रहा है कि ये कोई हमारी गावड़े की महिला नहीं है, ये कुछ अलग तरह की महिला है, इसलिए ज्यादा बचर बचर मत करो तुम। धोनीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पुतरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दूर दुरा दिया। कैसा आदमी है, पुतरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, सुना है, देखा तो नहीं कभी। धोनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है। कोई जरूरत पड़ जाए, अब वो क्या कहता है इसको पलटदास, की औरत है, अकेली गाड़ी पर रहेगी, तो कुछ जरूरत पड़ जाए तो मैं इसकी रखवाली करता हूँ। ये बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह में अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम सांड है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बगाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमची सूंघ ली। ए हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर,
भाई जरा कहो तो बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली नहीं सुने। कौन सुने? देसी मुर्गी विलायती चाल वगैरह है कि हम देख लेंगे, लेकिन ये बात तो गांव घर पहुंच जाएगी लोग, और हमारे यहाँ तो ये सब देखना मना है, तो फिर लफड़ा हो जाएगा ना। और एक बार देखना और फिर हमेशा की लोगों की बातें सुनना मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं इस कचरे पट्टी में बिल्कुल पड़ना नहीं चाहता हूँ। अभी सारे एक ही गांव के लोग हैं, सब गाड़ी वाहन का काम ही करते हैं ना, सब मिल गया करके, तब आपस में क्या बातचीत करते हैं और कैसे पूरा नौटंकी देखते हैं और कैसे मजे करते हैं। दुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान, लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियांजा बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पुतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है ये बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। अब लसनवा कौन है? लाल मोहर क्या नौकरी करता है, उम्र में सबसे छोटा, पहली बार आया है, तो क्या बाबू बुआनु के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़कर हीरामन ने देखा लसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास? क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीरामाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोरा और बोली बानी देखकर सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, राम लीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी हुई लेटी थी। अब उसे वो रामायण की याद आ जाती है, इसमें सीता आती है ना इसी तरह से थकी हुई लेटी, तो उसको समझता है कि सीता माता है, उसके पैर छूना चाहता है वो। सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास विषमस्य कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। वो कहता है कि थकी हुई है ना, तो मैं सीता माता के पैर दबा देता हूं, तो भगा देती उसको। मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल, क्या है, जाओ भाग। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों में चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा और वो खट खट कर से वहां से भाग जाता है। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है, भात भी तो अभी दे रहे, मैं लौट आता हूं तब तक। और क्या अद्भुत अभिनय किया है वहीदा जी ने, आप देखते रह जाएंगे, आपका दिमाग काम करेगा। वहीदा रहमान ने इसमें अद्भुत एक्टिंग की है। वहीदा जी का फोटो देख सकते हैं आप। खाते समय धुनीराम और लसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी की लीक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, आह। कंधा सूंघा, बोला, खुशबू आ रही कंधे में से। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू? क्या बोलता है, इतना सा हाथ रखा, इतनी खुशबू, तो आगे देखो क्या हो सकता है। समझे। लाल मोहर ने हीरा का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई। हीराबाई से धुन्नी और लसनवा ने एक ही हाथ का हाँ, कार आगे पीछे बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे
यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आगे हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, ये लो अपना भाड़ा और ये लो अपनी दक्षिणा। 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा। वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोहता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? मतलब कुछ बोल नहीं पाता, इतनी आत्मीयता हो जाती है उसको ना। लाल मोहर ने कहा, इनाम बख्शिश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने काट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहर को। धुनीराम की स्वीकारोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी। गाड़ी बेल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे उससे? हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़कर इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैयन शब्द पर कान हिलाए। देखिए बैल भी समझ गए। भाइयों, आज रात की रोता कंपनी संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर हजार हजार जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लेला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी माँ की अदा पे खुद फिदा। इसमें गाना भी चलता है। तो अब देखिए कि अब एक दृश्य पूरा बदल गया, दूसरा दृश्य शुरू होता है। समझिए कि कहानी का सेकंड पार्ट है। अब पूरा नौटंकी में क्या क्या होता है और किस प्रकार की स्थिति होती है लास्ट में, और किस तरह से एक कहानी वापस एक त्रासदी में बदल जाती है, या कह सकते हैं कि हीरामन तब लास्ट में जाकर के तीसरी कसम खाएगा, उसकी बात होगी। यानी कि पहला दृश्य वहां से यहाँ तक लेके आता। देखिए रेणु ने कहानी कितनी सोच समझ के लिखी है। अब वहां से लेकर आ रहा है फारबिसगंज तक, है ना, और उस दृश्य को उन्होंने इस तरह से लिखा। उसमें क्या क्या घटित होता है, किस तरह की बातें होती है, किसका व्यवहार है, कैसी खुशबू, कैसा लय ताल, जैसे होता है ना, मैंने कहा ना कि ये सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने जीवंत हो जाता है। और यही फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लिखने की कला की महानता है, सार्थकता है, कहेंगे यही उनकी कलाकारी है। हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन बड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुनी काका तुम बासा कर रहे हो, मैं भी देखा हूँ। धुनी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी के एलानिया पार्टी के पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम, नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुनीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात धक, कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना? चिन्हेगी भी नहीं, मतलब मुझे पहचानेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरा मन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने पर भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचहारी बोलना जानता। कचहारी मतलब ये कचरारी बोली है ना, कचराही बोली, मतलब जो शहर की बोली, जिसको हम लोग आजकल हिंदी खड़ी बोली कहते हैं ना, जो शहर की थोड़ी भाषा होती है ना, एकदम गांव की बोली तो शहर में चल नहीं पाएगी। तो बोल रहा है कि तुम्हें कचराही बोली आती है ना, थोड़ी शहरी बोली आती है, तुम बात करना। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से पूछा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने, क्या इधर क्यों?
लाल मोहर की कचहरी बोली, बड़बड़ा गई। तेवर देख कर बोला, गुलगुल नहीं नहीं, वह बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया, हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों अंदर आने दिया? हीरामन, वही फेनू गिलासी आवाज किधर से आ गई? उधर से। फेनू गिलासी आवाज किसकी है? हीराबाई की, तो आ जाती है। खेमे के पर्दे से हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? मतलब उसको भी उससे मोहब्बत हो गई, समझ लीजिए प्यार हो गया। तभी इतनी आत्मीयता से बोल रही है ना कि देखो नौकर, देख लो इसको, बहादुर ये मेरा हीरामन है, इसको पहचान लो अच्छी तरह से, ये आएगा और इसको आने देना, इसको रोकना नहीं है। नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले ने जरा जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। इस एक नहीं, पांच 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 चारों उठनिया बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरत की बात निराली होती है या नहीं? सभी को पास दे दिया, बोला देखो बस आकर के, और क्या करना। लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा, पास वारे हीराबाई, लेकिन पांच पांच लेकर क्या होगा? पलटदास को फिर पलट कर आना ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो, भागे को तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी कि सभी को, कि गांव घर में ये बात एक पंछी को भी न जान पाए। क्या बोला? सभी को कसम खानी है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम लोग नौटंकी देखने जा रहे हैं, देखी हमने। ये सबको वादा करना होगा। लाल मोहर क्या बोलता है, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर पलटा अगर बदमाशी की तो दूसरी बार फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई की जिम्मे रख दी थी। मेले का क्या ठिकाना, किस किस्म के पाकिट मार लोग हर साल आते हैं, अपनी साथी संगिनियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बॉक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल है और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और गुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। तभी जबान से हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि गाड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहन ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ सौदा कहीं का। गुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा, ये लसनवा कहाँ जाएगा? लसनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एको झलक, बस एको झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। अब बोलता है कि तुम इधर उधर चले जाना, तब मैं आगे रखवाली करूंगा गाड़ी की, कोई बात नहीं। अब देखिए, नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है। ये सारा कुछ चलता रहता है। लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरफ पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी, कसूरवार है, जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहीं की सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पूरा इन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है, देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम। दांत से जीभ को काटते हुए पलटदास ने कहा, देखिए सब कुछ सेटलमेंट कर दिया इन लोगों ने, बोला है कि अब गांव में बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो फिर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ
से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी देखा, बोला, यह तो पास से कहाँ से मिला। अब लाल मोहर की कचहारी कचरा ही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया, मिलेगा कहाँ से, अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर, चार ही नहीं देखिए एक और है। जेब में 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही जी दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया था और अभी भूल गए। नेपाली दरबार बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास से फिर काहे को रोकना है। 8वां दर्जा है ना, उसमें अलग अलग दर्जे थे, 8वां दर्जा इनको दिया, उसने पास दिलवा दिया ना, तो खुश हो गया। देखिए जो सामान्य आदमी होता है उसको क्या चाहिए होता है, और जो कहते हैं ना कि जिनके पास अथाह सब कुछ है लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरता, उनकी बात हम नहीं करते। लेकिन एक जो सामान्य आदमी, उसकी छोटी छोटी इच्छाएं भी अगर हमारी आज की सत्ता और व्यवस्था पूरी नहीं करवा सकती है तो उस पर लानत है सच में। और लानत क्यों नहीं होगा, अगर हमारे मुल्क की 1.5 अरब जनता की जो सपने हैं, जो ख्वाब है, उनको पूरा नहीं करने में सक्षम नहीं है और चंद लोग उस सारे सिस्टम का मजा लेते हैं, तो फिर आप क्या ही उससे उम्मीद करेंगे आप। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर को देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है, जमीन पर गर्म पुआल हे, कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने अभी कुछ कुछ कर उठेंगे चाह पीने। देखिए सबसे नीचे दिया, इनको नीचे बैठना था ना, तो बोले कि जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको ठंड लगेगी, अभी हम तो आराम से लेट जाएंगे, कोई टेंशन भी नहीं है और आपस में गर्मी भी रहेगी। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना है। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। गन 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 धराधर शुरू और हीराबाई आ जाती है स्टेज पे, और क्या क्या नहीं होता देखिए। तो फिर हीराबाई के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लोग बोलते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये सब बातें हीरामन को बुरी लगती है। हीरामन झगड़ा भी कर लेता है अंदर। कहा ना, क्या कहता, ठीक कहा, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है रंडी है, दांत में मिस्सी कहाँ है, पाउडर में दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं, कौन आदमी है, बात की बेबात करता है, कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी, कौन है रंडी का भड़वा, मारो साले को। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज कपड़ घर को फाड़ रही है, आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। उसको गुस्सा आ जाता जबरदस्त ना, कहता है कि साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। मुसलमान होकर के तुम्हें क्या लेना देना हमारे धर्म से। और वो भी हीरामन के बारे मतलब हीराबाई के बारे में बोल रहा था, तो इसको तो ये लोग बोलते हैं ना कि ये तो सिया कुमारी है, तो बोलता है कि तुम मुसलमान होकर के हमारे लोगों को गाली देते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है। धोनीराम शुरू से ही चुपचाप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़गढ़ से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिंह के साथ दौड़ते हुए आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पीट कर सबको ठिकाना लगा दिया और सारी बात सुनने लगते हैं। देखिए फिर इस प्रकार की बात होती है। तब हीराबाई तो सामान्य से एक नौटंकी वाली थी भाई ना, तो ये सब जब बात होती है तो ये देखिए राज कपूर और वहीदा रहमान, ये उस समय का दृश्य है जब झगड़ा हो जाता है और फिर हीराबाई से वो बोलता है ना कि आपको इस तरह की गालियां दे रहे हैं, तो हीराबाई बोलती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, देने दो, तुम्हें सब झगड़ा करने की क्या जरूरत है। वो कहता नहीं, अच्छा नहीं बोल रहे थे। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ।
कपड़गंज शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर गनगना उठा, सारा कुछ चलने लगता। फिर लाल मोहन ने लसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछो कोई नौटंकी क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। तो ये सारा कुछ चलता रहता। मैं कहानी का आगे दृश्य नहीं पढ़ रहा हूँ। कहानी में ये सब कुछ चलता है और अंत में क्या होता है देखिए। मैंने फिर 2-3 बार अंदर झगड़ा हो जाता है। हीरामन को सब बहुत बुरा लगता है कि उसके बारे में कोई कैसे कह सकता है, हीराबाई के बारे में। हीरामन को गीत की आधी कड़ी हाथ लगी। मारे गए गुलफाम, कौन था वो गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। दिन भर बाड़ा ढोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों में के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और हीराबाई की पेजनी उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लसनवा उसके हाथ से निकल गया। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है। बुखार की झोंक में यही कितना अटर बटर बक्कर बकर करता था। गुलबदन तख्त हजार लसन व मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन, मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठोते का पानी अतर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी किसी के मुंह से सुनता है वो हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा। देखिए उसके मन में इस प्रकार की इच्छा है, कहता है कि उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, रंडी बोलते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है कि बोलते हैं लोग तो, लेकिन उसे ये सब बुरा लगता है क्योंकि वो कहीं न कहीं मन ही मन उससे प्रेम करने लगा, उसको चाहने लगा है। नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती? सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब चलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में भाग को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही हो? कह रहा है कि आप उसमें काम कीजिए, इसमें क्यों करती है आप? नौटंकी कंपनी में नहीं, आप सर्कस कंपनी में कहा भाग रहता है। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। कहाँ जा रही है? रेलवे स्टेशन पर। एक ही सांस में सुना गया, लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है कहा? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बिल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। क्या बोलती? मैं जा रही हूँ, बस मेरा काम पूरा हो गया है। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। अंदर रखा हुआ था ना, दिया उसने। जो पहले उसका कुछ पैसा वैसा था ना, तो वहाँ उसने कहा कि मेले में कोई चोर वोर लूट लेगा, अगर चोरी हो जाएगी तो उसने उसको दे दिया कि उसके पास सुरक्षित रहेगा।
तो वो जा रही है छोड़ के, तो वापस इसको लौटा रही है। वो गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है, वेनेली मेला, आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर, फिर अपनी थैली से रुपए निकालते हुए बोली, एक गरम गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद, इस हरदम रुपया पैसा रखिए, पैसा क्या करेंगे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मिता? महुआ गठवारिन को सौदागर ने खरीद लिया था गुरुजी। गला भराया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाफ्टार लाफ्टार से बाहर भागो, यानी प्लेटफॉर्म से बाहर भागो। बिना टिकट के पकड़े जाओगे तो 3 महीने की हवा हो जाएगी। क्या बोलता है उसको कि जाओ भागो यहाँ से। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टन गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है। टुकुर टुकुर लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सोचती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली। आई कूस। चिक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपनी दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़धक ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पहुंचती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले गाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर, मतलब कोई समाचार देना है घर में जा रहा हूँ, क्योंकि उसका तो काम पूरा हो गया। हीराबाई चली गई। मेला टूट गया ना भाई, तो उसको घर जाना है। अब यहाँ क्या करेगा वो? लाल मोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से गाड़ी की कच्ची सड़क गई। दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गुना गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती, और वो पीछे मुड़ के गाड़ी में देखना भी नहीं चाहता है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा। बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी, मिता, हीरा देवी, महुआ, गटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है कि कंपनी की औरत की लदनी कभी नहीं ला देगा अपनी गाड़ी में। हीरामन ने हठात अपने बैलों को झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ रे हाँ मारे गए गुलफाम, अजी हाँ रे हाँ मारे गए गुलफाम। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। बस यही कहानी है कि किस प्रकार से जब दोनों में प्रेम हो जाता है और जब मिलने का समय आता है तो किस प्रकार से बिछुड़ जाते हैं। अब जो भी कहिए, दुनियादारी, जमाने के दबाव, दुनिया के दबाव, लेकिन सपने किस प्रकार से टूटे हीरामन के और हीराबाई के। और कहाँ नौटंकी वाली महिला और कहाँ ये काम का गाड़ी वाहन, जिसकी जिंदगी में कभी औरत उस तरह से आई ही नहीं। जो कोमलता, जिस कोमलता का एहसास हीराबाई ने उसे करवाया था, वो कैसे कोमलता वापस अपने साथ लेकर चली जाती है।
और हीरामन वैसा का वैसा ही रह जाता है, समझिए आप। कहानी त्रासदी से भरी हुई है। तीसरी कसम हमने कहा तीसरी कसम खाता है कि मैं कंपनी की औरत को कभी अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा मैं। और फारबिसगंज से वापस अपने गांव चला जाता है। उसके जीवन की यही कहानी है। तो आपने पूरा सुना वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। रेणु को पढ़ते रहिए। रेणु बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रचनाकार है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको शुक्रिया और आने वाले नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आज 29 दिसंबर है, ठीक 2 दिन के बाद नया वर्ष लागू हो जाएगा। हम 2025 में प्रवेश कर जाएंगे, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए और नेवर गिव अप।